हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रंजना पांडे और ये है मेरा सिविक्स का लेक्चर नंबर 3। मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ। मेरा टॉपिक है आज का सरकार क्या है। तो जो इम्पोर्टेंस इसमें जो इस चैप्टर में वो चीज़ हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहले आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा कि सरकार क्या है। इस पाठ में आप यह पढ़ेंगे कि सरकार क्या है, ये हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सरकारें क्या करती हैं, कैसे निर्णय लेती हैं, अलग अलग तरह की सरकारों जैसे लोकतांत्रिक सरकार और राजतंत्री सरकार के बीच क्या अंतर है। यानी कि आपको यहाँ पर दो वर्ड्स यहाँ पर मिले, लोकतांत्रिक और राजतांत्रिक, यानी कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो, सरकार से कामगार के अधिकारों की रक्षा, यानी कि ये इस तरह की न्यूज़ आप न्यूज़पेपर में देखते रहते होंगे। इसमें क्या एक वर्ड आ रहा है, सरकार। सरकार सरकार ने प्याज के दाम तय किए। सर्वोच्च न्यायालय के 5 और न्यायाधीश सरकार। सरकार ने यहाँ पर भी सरकार, यानी कि बहुत से ऐसे अधिकार क्षेत्र हैं जो हमारे सरकार के अंतर्गत आते हैं। तो मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाना चाहूँगी सरकार क्या है। कि जैसे हमारे लिए सड़कें बनाना, स्कूल बनवाना, पार्क बनवाना, ये सब कौन करता है, सरकार करती है। गरीबों की मदद करना, रेल सेवाएं, डाक सेवाएं, ये कौन करता है, सरकार करती है। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरों देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदा गिरती है जैसे सुनामी, भूकंप, तो मुख्य रूप से ये भी इम्पोर्टेंस है कि कब कब हमें सरकार की ज़रूरत कब कब पड़ती है। तो प्राकृतिक आपदाओं के समय, दूसरे देशों से सीमाओं की सुरक्षा के लिए, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, और जब पीड़ित लोग किसी महामारी से, भूकंप से या सुनामी से परेशानी आती है तो हमारी ही सरकार ही हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है, यानी हम ये कैसे कहेंगे कि सरकार ये सब कर पाएगी। तो इसके लिए आपको ये पता है कि हमारे यहाँ पर क्या सिस्टम है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है। यानी ग्राम पंचायत आपने देखा होगा, फिर राज्य स्तर पर होती है, फिर आपका एक केंद्रीय स्तर पर सरकार होती है। तो ये यहाँ पर अंग दिए गए हैं, कुछ उदाहरण सरकार के अंग हैं। जैसे सर्वोच्च न्यायालय, ये भी एक सरकार का अंग है। भारत पेट्रोलियम, भारतीय रेल, ये तीनों क्या है, सरकार के अंग हैं। सरकार के स्तर, यहाँ से देखिए सरकार के स्तर, यानी कि जैसा मैंने आपको भी बताया कि सरकार के स्तर क्या क्या है, स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर क्या हो गया कि जहाँ जिसके अंतर्गत कुछ गांव आते हैं, जैसे ब्लॉक कह सकते हो आप। उसके बाद राज्य स्तर पर, उसके बाद आपका आता है राष्ट्रीय स्तर पर। तो जैसे मैंने बताया कि त्रिस्तरीय है। हमारे भारत में किस तरह की सरकार है, त्रिस्तरीय। स्तर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है। राज्य का मतलब पूरे राज्य को ध्यान में रखें, जैसे हरियाणा, असम सरकार काम करती हैं। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे यहाँ किस तरह की सरकार है, त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय सरकार है। और कौन सी लेवल पर है आपकी, स्थानीय। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा जा चुका कि कौन सी, मतलब 3 जो लेवल हैं, स्तर हैं, वो कौन से हैं और कौन सा नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, स्थानीय, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। आगे देखिए, ये आपका मैप दिया गया है, पॉलिटिकल मैप है, राजनीतिक। और इसमें दिया गया कि कौन सा स्टेट कहाँ पर लोकेशन है। इसमें कभी कभी बाउंड्री का पूछ लेता है कि किस राज्य की सीमा किस राज्य को टच करती हैं। तो ये मैप आप देख लेंगे। जैसे आपको पूछ लिया है उत्तर प्रदेश का है आपका, तो यूपी की सीमा किस किस को टच कर रही है, यूपी की सीमा किस राज्य किस देश को टच करती हैं, तो वो आपका नेपाल। और अगर राज्य का पूछा जाता है, उत्तराखंड, दिल्ली, और यहाँ आपका ये एमपी, झारखंड, बिहार। इस तरह से आपको मैप का स्टडी करनी है। नेक्स्ट देखिए, ये यहाँ पर आपका भी इंडिया का मैप है। ये है आपका प्रशासनिक प्रवाह इंडिया का। यानी इसमें भी ये पूछा जाता है कि भारत के कौन से देश की सीमाएं भारत की स्थलीय सीमा से टच होती हैं। जैसे आपका यहाँ पर नेपाल है, चाइना है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है।
इसी तरह से आपका यहाँ पर जो टच नहीं होता है वो कौन सा है आपका श्रीलंका। ये भी क्वेश्चन एक बार सीटेट में पाया गया है, पूछा गया है कि कौन से देश की सीमा भारत से टच नहीं करती है, तो वो है आपका श्रीलंका। ये ऑप्शन में देखना आपको, क्योंकि श्रीलंका ऐसा है ये हमारे इंडिया की जो बाउंड्री लाइन है इसको टच नहीं करती है। ये यहाँ पर एक बीच में है पाक जल मंडरू, वो क्या करता है इन दोनों को अलग करता है, किसको, श्रीलंका और इंडिया को। आगे देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है, नोट। आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। क्वेश्चन बनता है आपका कि हमारे भारत में 29वां राज्य कौन सा बना था, तो आपका आंसर होगा तेलंगाना। कौन सा राज्य, तेलंगाना 29वां राज्य बना था। कब बना था, 2 जून 2014 को। कब बना था, 2 जून 2014 को। और सबसे आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात है कि कभी कभी पूछा जाता है कि तेलंगाना किस स्टेट से अलग हुआ है, किस राज्य से, तो आपको पता होना चाहिए किस कौन सी से, आंध्र प्रदेश से, जो हमारा पहला राज्य बना था और भाषा के आधार पर बना था। आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना था हमारे भारत का भाषा के आधार पर। उसके बाद देखिए 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। यानी कि जो अभी तक हमारा एक स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर, जो एक स्टेट माना जाता था, वो अब 2 यूनियन टेरिटरीज में बदल दिया। एक स्टेट को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया है और उनका अब नाम हो गया, एक का नाम है जम्मू और कश्मीर और दूसरे का नाम है लद्दाख, जिसकी कैपिटल है लेह, जिसकी कैपिटल लेह। नेक्स्ट देखिए, सरकार एवं कानून, यहाँ आपके लिए कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आगे, बस यहाँ पर ये बताया है लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र वो है सरकार जहाँ पर लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं कि वो अपनी पसंद के नेता को, मतलब लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन, इसको हम क्या बोलेंगे, लोकतंत्र। यहाँ पर यही बताया गया है कि सरकार क्या है और कानून कैसे बनता है। जैसे कोई अगर कुछ गलत कर रहा है, लाइसेंस जैसे हम लेते हैं, ये यहाँ पर यही चीज़ें बताई गई हैं, तो ये इतनी इम्पोर्टेंट्स नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। लोकतांत्रिक सरकार, यहाँ पे भी ये दिया है, भारत एक लोकतांत्रिक है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। जैसा आपको पता होगा कि पहले हमारे यहाँ क्या था, यहाँ पर अंग्रेज़ों का वो था, राज्य था और उन्हीं की हुकूमत चलती थी। हमारे इंडियंस जो सोल्जर्स थे वो भी उन्हीं के लिए काम करते थे, ब्रिटेन आर्मी में वर्क करते थे। धीरे धीरे हमारा देश स्वतंत्र हुआ और लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। सबसे बड़ा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्या होता है कि हमें अपना नेता चुनने की क्या होती है, शक्ति होती है। इसीलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अरस्तू ने डेफिनेशन दी है कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। जैसे आपको पता होगा कि जब हमारे यहाँ चुनाव होता है प्राइम मिनिस्टर का, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुनते हैं। हम क्या करेंगे, जैसे हमें जिस पार्टी के नेता को या जिस पार्टी के कैंडिडेट्स को हम चाहते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर बने, तो हम उस पार्टी को वोट देते हैं। तो हम डायरेक्ट उसको नहीं चुन रहे हैं, बल्कि इनडायरेक्ट वे में हम वोटिंग में हिस्सा लेकर चुनते हैं। और जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो पार्टी क्या कहलाती है, तो उसी पार्टी का जो मेंबर होता है, जिसको पूरी पार्टी अपनी स्वेच्छा से एक कैंडिडेट्स पीएम के लिए नियुक्त करती है और वो पीएम बनता है। और सेम इसी तरह से सीएम के लिए होते हैं, चीफ मिनिस्टर के लिए भी यही सेम प्रोसेस होती है। मतदान के समय की उंगली पर स्याही से निशान लगाया जाता है। आपने देखा होगा कि फिंगर पर क्या लगा दिया जाता है, एक निशान लगा दिया जाता है आफ्टर, मतलब आप जब वोट डाल देते हो उसके बाद, ताकि वह केवल एक ही वोट दे सके। ग्रामीण मतदान केंद्र का दृश्य ये दिया गया है आपको, फोटो कहीं किसी ग्रामीण का। नेक्स्ट देखिए, जहाँ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हम उसको पढ़ेंगे। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एक बार सीटेट में पूछा जाए, भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया।
और लोगों ने जोर जोर से यह मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जाता है कि सबसे पहले इसका विचार कौन सी पुस्तक में था। तो 1931 में महात्मा गांधी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था यंग इंडिया। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया कि यंग इंडिया के राइटर कौन है, लेखक कौन है, कब लिखी गई थी, 1931 में, और इसमें ये किसके ऊपर है, इसमें किस बात पर जोर दिया गया है। तो ये दिया गया है, मांग उठाई गई है कि अन्यायपूर्ण जो थी वोटिंग, जो हमारे यहाँ अन्यायपूर्ण थी उसके लिए किसी एक संगठित होकर हम वोटिंग जो प्रोसेस है उसको क्या करें, ठीक करें। यानी पहले क्या आगे इसमें दिया गया, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता, ये गांधी जी ने उसमें लिखा है, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है, यानी पहले क्या था कि जिसके पास संपत्ति है वही लोग वोट डाल पाते थे, जिसके पास नहीं है तो वो वोट नहीं डाल पाते थे। तो ये गांधी जी ने उसमें इस बात को उठाया कि मैं ये सहन नहीं कर सकता कि जिसके पास संपत्ति है वही वोट दे, लेकिन वो आदमी जिसके पास चरित्र और संपत्ति या शिक्षा नहीं है वो वोट नहीं दे सकता है। दिन भर उसका पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है, वो वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। उसके बाद इसमें आपकी जो इम्पोर्टेंट है टॉपिक वो ये है, संसार में कहीं भी, यानी पूछा जाता है, ये यहाँ पर आपके वो जैसा आपको दिख रहा है वोट्स फॉर वुमेन, ये आपका वहाँ पर अमेरिका में स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले वोटिंग वुमेन्स के लिए स्टार्ट हुई थी। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति को लोगों के साथ नहीं बांटी, यानी सरकार ने कभी ये नहीं सोचा कि जो भी शक्तियाँ हैं वो लोगों को भी मिलनी चाहिए। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदार के लिए संघर्ष करना पड़ा। अमेरिका में भी, जो काफ़ी विकसित देश है, वहाँ पर भी पहले महिलाओं को अपने वोट के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा था। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जब फर्स्ट हमारा वर्ल्ड वार हुआ था, तो उस समय भी क्या करना पड़ा था। कब हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार आपका? 1939। फर्स्ट वर्ल्ड वार आपका 1939। तो उस समय भी इनको क्या करना पड़ा था, काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। हमारे यहाँ की जो वीमेंस थी, औरतें थीं, महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन के लिए, इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन, सेम क्वेश्चन बना है कि सरफेस मूवमेंट किसको कहा गया है, सरफेस मूवमेंट। तो सरफेस मूवमेंट आपका क्या है, महिला मताधिकार आंदोलन। और सरफेस का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष, जब वो समय युद्ध हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो क्या हुआ था, पुरुष जब युद्ध के लिए चले गए तो जो युद्ध उनके काम थे वो किसने किए, महिलाओं ने किए। तो तभी महिलाओं की शक्ति निकल के सामने आई। इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुला गया जो पहले पुरुषों को काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं को और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं, ये पूछा जाता है, ये बहुत बड़ा आता है, रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी। महिलाएं ये काम नहीं कर सकती, जैसे ये रूढ़िबद्ध धारणा थी कि महिलाएं ये नहीं कर सकती, महिलाएं वो नहीं कर सकती। लेकिन जब वर्ल्ड वार हुआ फर्स्ट, तो जब पुरुष वहाँ पर चले गए लड़ाई के लिए, तो जो उनके काम थे पुरुषों के वो महिलाओं ने किए। तो तब लोगों को इस चीज़ का आश्चर्य हुआ कि महिलाएं और अच्छे से उस काम को कर सकती हैं, उनके अंदर वो क्षमता है। मताधिकार आंदोलन की साथियों ने भी सभी महिलाओं को वोट देने के अधिकार की मांग की, और उसके बाद ही किसकी मांग उठने लगी कि महिलाओं को भी क्या दिया जाए, अधिकार दिया जाए। और इसके बाद बहुत सारे मूवमेंट्स हुए, उसमें से एक मूवमेंट था आपका सरफेस मूवमेंट, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों में बांधकर प्रदर्शन किया। किसने? महिलाओं ने। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गईं, भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला। इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, अमेरिका में कब मिला था? 1920 में, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। तो आपको सबसे पहले कहाँ पर मिला? अमेरिका में 1920 में, उसके बाद 1928 में कहाँ पर मिला? आपका इंग्लैंड में। तो ये आप आज की हमारी क्लास यहीं पर फिनिश होती है, और नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और आपके कोई सजेशन हो तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आपको मेरी क्लास कैसी लगी, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।